गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का वो है आपका हीट एंड टेम्परेचर। तो जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मा के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ। ऊष्मीय प्रसार जो है वो क्या होता है वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जैसे रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, स्टीफन का जो नियम है वो भी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में किरचॉफ का नियम। और उसके बाद दोस्तों किरचॉफ के नियम के बाद जैसे ही आपका समाप्त होता है उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमें इसमें स्टीफन का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे दोस्तों डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ में कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। हर चीज़ अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है, देखनी है, समझनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे दोस्तों किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ लॉ क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। और जल का जो ऊष्मीय असंगत प्रसार है वो भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो इससे जस्ट पहली वीडियो मैंने वही डाली थी दोस्तों, स्टीफन का नियम, सॉरी दोस्तों न्यूटन का शीतलन नियम। और आपका जो है दोस्तों जल का असंगत प्रसार से रिलेटेड जो टॉपिक था वो उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आप इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाया गया है कि स्टीफन का नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों किरचॉफ के नियम के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों किरचॉफ साहब ने ये नियम बताया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी दोस्तों किरचॉफ साहब ने बताया था जिस वस्तु में जितनी अवशोषण करने की क्षमता है, ठीक है, जिस वस्तु में जितनी ज़्यादा अवशोषण करने की क्षमता होगी उस वस्तु में उतनी ही ज़्यादा दोस्तों जो है उत्सर्जन करने की भी क्षमता होगी। यानी दोस्तों इन्होंने बताया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी दोस्तों गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड मैटर्स। ठीक है दोस्तों, तो एक किसका कहना था, किरचॉफ साहब का। आगे हम समझते हैं दोस्तों कि अंधेरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। क्यों दोस्तों, काली वस्तु जो है क्या है, बहुत अच्छा अवशोषक है। काला कलर जो होता है बहुत अच्छा अवशोषक होता है और अवशोषक ज़्यादा होने के कारण दोस्तों वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जक भी है। तो क्या है दोस्तों, वो का जो विकिरण है वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करेगी। अतः काली वस्तु अंधेरे में बहुत ज़्यादा चमकेगी, जबकि सफ़ेद इतनी नहीं चमक पाएगी, क्योंकि दोस्तों जो सफ़ेद है वो इतना अवशोषक नहीं है विकिरणों का। ठीक है, आगे हम समझते हैं दोस्तों कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग लाए जाने वाले कई जो बर्तन होते हैं आपके पास वो किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे दोस्तों थर्मस की बाहरी और भीतरी दीवार दोनों को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद एवं चमकदार सतह ऊष्मा का बुरा अवशोषक होती है, अतः वह ऊष्मा उत्सर्जक भी होती है और फलस्वरूप ऊष्मा की हानि कम होती है। और चाय के प्याले की सतह भी चमकदार और सफ़ेद इसी कारण बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों जो ऊष्मा का जो है उत्सर्जन ना हो। यानी जो थर्मस में जो पानी भरा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, चाय आपने थर्मस में रखी तो गर्म ही रहती है, पानी डाला गर्म वो गर्म ही रहेगा, दूध डाल दिया आपने गर्म ही रहेगा। क्यों दोस्तों, जो परत होती है ना, सफ़ेद परत जो होती है वो क्या है दोस्तों, ऊष्मा की जो है बहुत खराब अवशोषक होती है। यानी दोस्तों ऊष्मा को इतना ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाती। और आपको पता है दोस्तों जिसका अवशोषण क्षमता ज़्यादा हो उसकी जो है दोस्तों उत्सर्जन क्षमता भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग का होता है। अतः किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश जो है उत्सर्जित करेगी। इसलिए लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वह हरी दिखाई देती है, और हरे कांच की पर्याप्त रूप से गर्म गेंद जो है लाल दिखाई देती है।
हरे कांच की लाल दिखाई देगी और लाल कांच की हरी। कब दोस्तों? जब उसे गर्म करके अंधेरे में रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों किरचॉफ साहब का नियम। अब बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जन क्षमता के बारे में। जैसे दोस्तों कोई भी वस्तु है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी है, कितना उसके द्वारा जो है ऊष्मा का प्रसार जो है निकाली जा रही है, यानी ऊष्मा जो है विकिरण के द्वारा कितनी ऊष्मा जो है लॉस की जा रही है। ठीक है, उसे कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। या फिर दोस्तों कितनी ऊष्मा जो है उत्पन्न की जा रही है उसके द्वारा, तो उसे कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। तो देखिए दोस्तों उत्सर्जन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और चमकदार तथा श्वेत तल से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। एक होता है दोस्तों आपका कृष्ण पिंड। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, कृष्ण पिंड से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों कृष्ण पिंड कहते कैसे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ये, और इसके बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई सतह है, इस पर कोई किरण आई, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और इसे पूरी रूप से अवशोषित कर ले, दोबारा जाने ही ना दे। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों कृष्ण पिंड। तो ये जो वस्तु है ना, ये कृष्ण पिंड कहलाएगा। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों कृष्ण पिंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है कि जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसे दोस्तों कृष्ण पिंड कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों पेन होल बॉक्स, काजल, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, काली वस्तु ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती हैं, इसलिए दोस्तों सर्दियों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। सर्दियों में क्यों? क्योंकि दोस्तों ऊष्मा जो है अच्छा अवशोषक होती है विकिरण का। तो वह क्या है दोस्तों, जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं सर्दियों के दिनों में, वो क्या है, उन्हें रोक कर रखता है, अवशोषित कर लेता है काला कलर। तो वह क्या है, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। तो इसलिए ज़्यादातर काले कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है सर्दियों में। अतः दोस्तों आगे आपको देखना है कि आदर्श कृष्णिका उन्हें कहते हैं जिनकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमताओं का अनुपात एक होता हो। और सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए उन्हें गर्मियों में पहना जाता है, ताकि ऊष्मा हमारे शरीर की जो ऊष्मा है बाहर अच्छी तरह से बाहर निकल सके और हमें गर्मी महसूस ना हो। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि खाना पकाने के लिए बर्तनों की निचली सतह खुरदरी और काली इसलिए बनाई जाती है कि वे ऊष्मा का अवशोषण अधिक कर सकें। ठीक है, आपने देखा हो दोस्तों जैसे आजकल कढ़ाइयाँ आती हैं तो उसका नीचे का जो सतह है, निचली सतह जो है वो काली बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो ऊष्मा को अच्छी तरह से जो है अवशोषित कर सके, और जितना ऊष्मा अवशोषित करे उतनी ही जल्दी आपका खाना पकेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टीफन का नियम, जो कि 1879 में दिया गया था स्टीफन साहब के द्वारा, और यह जो है आदर्श कृष्णिका पर लागू होता है ये नियम। यानी दोस्तों किसी वस्तु की इकाई तल से किसी भी तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई, जिसे हम ई कहेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा, उसके परमताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ई बराबर होता है दोस्तों, समानुपाती होता है टी की घात 4 के। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती आप कुछ भी बोल सकते हो, अनुक्रमानुपाती लगता है, यानी कोई इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कोई स्थिरांक आएगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं ई, जैसे यहाँ पर एक के ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, ये हमने यहाँ पर हटाकर बाई बराबर लगा दिया, तो यहाँ पर ये आपका नियतांक आया, ये वाला, जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्टीफन नियतांक। और इसका मान आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि स्टीफन नियतांक का मान क्या है। तो 5.67 इंटू 10 की घात कितना दोस्तों, 5.67 इंटू 10 की घात 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, ये यहाँ तक मैं आपके लिए बता चुका हूँ। आगे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है किसी मिश्रण का ताप पता करना हो तो
आपको किस प्रकार से वो जो है ताप जो है उसका पता करना चाहिए, किस प्रकार से वो पता किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा S1 और S2 है। हर वस्तु की अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। जैसे दोस्तों ग्लास की होती है, ठीक है, पानी की होती है, बर्फ़ की अलग होती है, आपकी पानी की अलग होती है, केरोसिन की अलग होती है। हर पदार्थ की अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। तो अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा है, जैसे कि S1 और S2। तो दोस्तों ये है विशिष्ट ऊष्मा S1 और S2, और उनके ताप क्रम से T1 और T2 हैं। को आपस में मिला देने पर मिश्रण का ताप T हो जाता है। तो मिश्रण का ताप बताइए, यानी उस मिश्रण का जो ताप है उन मिलाने के बाद, ठीक है, उस पदार्थ को मिलाने के बाद, जिसका टेम्परेचर भी अलग है, विशिष्ट ऊष्मा भी अलग है, उनको आपस में मिलाने के बाद उन दोनों पदार्थों को, तो अंतिम ताप उसका क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों M1 इंटू S1 कोष्टक में T1 माइनस टी, वही बराबर में होता है M2 S2 T माइनस T2। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी M होता है दोस्तों द्रव्यमान, S होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा T आप उसे बोल सकते हो इस प्रकार से, यानी ताप का अंतर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, यानी ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला है और इसके आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं न्यूमेरिकल आपके लिए समझा देता हूँ, जिससे कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 80 डिग्री ताप वाली 400 ग्राम बर्फ़ को, 80 डिग्री ताप वाली 400 ग्राम बर्फ़ को 50 डिग्री ताप वाले 80 ग्राम जल में मिला दिया जाए, तो उसका अंतिम ताप क्या होगा। तो यहाँ पर M1 यानी ये द्रव्यमान है आपका, ये द्रव्यमान है, ये ताप है आपका, ये भी आपका ताप है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों M1 का मान क्या है, यहाँ 400 ग्राम, 400 ग्राम हमने लिख दिया। M2 का मान है 800 ग्राम, 800 ग्राम हमने लिख दिया। ताप T1 है आपका 80 डिग्री, हमने लिख दिया। T2 है ये आपका। अब दोस्तों जो S1 है यानी विशिष्ट ऊष्मा जो है, ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा जो होती है दोस्तों कितनी होती है, उस पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर भी आप लिख सकते हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ये द्रव्यमान है 400 ग्राम, ठीक है, और ये है 800 ग्राम। तो 400 बटे 800 यहाँ पर हमने कर दिया, 1 मिनट दोस्तों, 400 बटे 800, ठीक है, 400 बटे 800। तो ये मैंने आपके लिए काट दिया। जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो विशिष्ट ऊष्मा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे 4 1 4, 4 2 8, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये S1 का मान है 1/2 और S2 का मान है 1। इस प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर दोस्तों इस प्रकार से भी अगर आपको नहीं निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये S1 और ये S2 जो है आपके पास, जैसे आपको ये पदार्थ यहाँ पर 400 दिख रहा है, यहाँ पर 800 दिख रहा है, तो इसका डायरेक्टली S1 जो यहाँ पर हमने विशिष्ट ऊष्मा निकाल लिया उसका हमेशा आधा कर देना है आपको, जैसे कि ये पदार्थ के मात्रा के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, M1 S1 ताप का अंतर, M2 S2 ताप का अंतर। तो M1 400 था, 400 हमने रख दिया। विशिष्ट ऊष्मा 1/2 आई S1, 1/2 हमने कर दिया। और 80 माइनस टी हमने यहाँ पर क्यों किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ताप ज़्यादा है और यहाँ ताप कम है। तो यहाँ का ताप अगर हम इन दोनों तापों को बराबर कर दें मिलाने के बाद, तो ये ताप थोड़ा सा बढ़ेगा और ये ताप घटेगा। यानी दोस्तों ये ताप ज़्यादा है, जो मिलाया गया ताप है, अंतिम ताप जो है उससे ये ज़्यादा है, तो इसमें से वो अंतिम ताप घटेगा। इससे इससे इस ये कम है, ये फर्स्ट जो प्रारंभिक ताप है ये जो है दोस्तों आपका ज़्यादा है मिलाए गए अंतिम ताप से, तो ये इसमें से वो घटेगा। और इससे ज़्यादा है वो अंतिम ताप, तो ये उसमें से घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 280 में से टी घटाया और यहाँ पर 80 में से टी में से 50 घटाया। तो यहाँ पर हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे ये आंसर निकल कर आएगा अंतिम ताप। या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई प्रारंभिक ताप है दोस्तों और ये आपका अंतिम ताप है,
और मिलाने के बाद आपका ये ताप हुआ, तो आप इसे अनुपात लगा कर भी सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर अनुपात आएगा, ये इसका मतलब ये ज़्यादा है तो T-50 आएगा, ये ज़्यादा है तो ये इसमें से घट जाएगा। ये तो हुआ ना, ठीक है। तो ये आपका M1 का ताप है, ये M1 था, सॉरी दोस्तों T1, ये T1 था, ये T2 था, तो ये T1 का हुआ, ये T2 का हुआ। तो वही चीज़ें निकाल कर वहाँ पर रख दी हैं और ये आप देख भी सकते हो दोस्तों, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बाकी हमने जो पदार्थ का द्रव्यमान था वो हमने रख दिया और विशिष्ट ऊष्मा हमने रखी दी, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल कर आया है। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 100 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 50 ग्राम जल में मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो S1, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, लेकिन S1 जो है S2 के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्राम जो है ये आपका, ठीक है, ये जो ताप है और ये सॉरी दोस्तों, ये द्रव्यमान जो है और ये ताप जो है, अगर हम इनका गुणनफल करेंगे ना तो दोनों का बराबर आएगा। इसलिए यहाँ पर S1 और S2 बराबर रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनका मान नहीं रखा है हमने, ठीक है। यानी द्रव्यमान और इसका गुणा करेंगे तो ये बराबर आएगा। यहाँ पर भी 5000 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 5000 आएगा। 100 गुणा 50 करोगे तो 5000 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इनका मान एक एक मान लिया है और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, ये मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कार्य को ऊष्मा एवं ऊष्मा को कार्य में बदलने वाला प्रमेय जो है उसे हम कहते हैं दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। और कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों जूल इनटू कैलोरी, या फिर दोस्तों ऊर्जा इसे हम कह सकते हैं, यानी एनर्जी, ठीक है। तो कार्य जो है दोस्तों, कार्य ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है, जितनी ऊर्जा उतना कार्य होगा, और जितनी ऊर्जा कम होगी उतना ही कम कार्य होगा। और यहाँ पर जे जो है दोस्तों ये नियतांक है और इसका मान होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। यानी दोस्तों ये जो होता है ना जे, ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या रूपांतरित तुल्यांक इसे हम कहते हैं, जिसका मान होता है 4.2 जूल कैलोरी, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों, सारी चीज़ें बता दी। जो ये मैंने न्यूमेरिकल बताए ना, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, ये ऐसा नहीं है आपको यहीं पर देखने को मिले। ये सारे न्यूमेरिकल आपको दोस्तों ALP में भी देखने को मिलेंगे, RRBJE में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।